हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ लोकेश आलोने और आपका स्वागत है लव्यांश लाइफ साइंस पर। तो आज का मेरा लेक्चर है सी एस आर नेट के क्वेश्चंस को। तो आज हम देखेंगे कि सी एस आर नेट के क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट किया जाता है और मैं बहुत से क्वेश्चंस को आपको कराऊंगा। अगर आप मेरे लेक्चर पर नए हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को कि क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट किया जाता है। फर्स्टली अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखें, देन अ रिसर्चर हैज ट्रीटेड पी लीव्स विथ पी क्लोरो mercury बेंजीन सल्फोनिक एसिड। मतलब क्या बोल रहे हैं कि एक रिसर्चर की टीम है जिसने ट्रीट किया किसको, पी की लीव्स को ट्रीट किया किससे, PCMBS है ना। PCMBS का फुल फॉर्म यहाँ लिखा गया है पी क्लोरो मर्क्यूरी बेंजीन सल्फोनिक एसिड से, एंड विच इनएक्टिवेट प्लाज्मा मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टर को इनएक्टिवेट कर रहा है ना। इट वॉज ऑब्जर्व दैट फ्लोएम लोडिंग ऑफ सुक्रोज इज इनहिबिटेड। तो जिससे क्या हो रहा है, फ्लोएम की लोडिंग जो हो रही है वो इनहिबिटेड हो रही है ना। फर्स्टली अगर हम देखें तो किसी भी प्लांट के अंदर अगर हम देखें तो जो इंटरनल पार्ट होता है उसमें फ्लोएम और जाइलम प्रेजेंट होता है ना। 2 मिनट। जैसे कि अगर हम इंटरनल पार्ट को अगर देखें तो उसके जो इंटरनल पार्ट में यहाँ पर होता है किसी प्लांट के फ्लोएम एंड जाइलम प्रेजेंट होता है ना। जाइलम जो होता है ये जो भी हमारे पास की पेड़ जो प्लांट है, प्लांट की रूट से क्या है, वाटर ट्रांसपोर्ट के या फिर जो भी सोल्यूट्स ट्रांसपोर्ट के लिए वर्क करता है। फ्लोएम जो होता है लीव टू रूट तक के क्या करता है, जो भी उनके सोल्यूट्स है उसको लोडिंग अनलोडिंग का काम करता है। अब अगर मैं बात करूं लोडिंग की अगर मैं बात करूं तो लोडिंग मतलब क्या होता है कि जैसे कि जहां से सोर्स है, सोर्स टू सिंक मतलब जहां पर जो भी मतलब फूड का जो सोर्स बन रहा है, मतलब जैसे मैं बता रहा हूँ जहाँ पे फूड का फॉर्मेशन हो रहा है, लीव में फूड का फॉर्मेशन होता है फोटोसिंथेसिस से, तो ये हमारे पास क्या हुआ, सोर्स हुआ। एंड देन सिंक वो प्लेस होता है जहां पर इस फूड को पहुंचाया जाता है ना। तो जैसे हम कभी मैं बोलूँ तो लोडिंग क्या होती है, जब फ्लोएम के अंदर किसी पार्ट को लोड किया मतलब सोर्स टू सिंक तक भेजा जाता है तो उसको हम लोडिंग बोलते हैं। एंड देन अनलोडिंग किसको बोलते हैं, अनलोडिंग। फर्स्टली लोडिंग की मैं बात करूँ तो लोडिंग मतलब जैसे सोर्स से बना है एंड देन फ्लोएम तक पहुंचाना, फ्लोएम में इसको पहुंचाना, इसको हम क्या बोलते हैं, लोडिंग। एंड देन फ्लोएम से बात करूँ, फ्लोएम से कहाँ तक, अगर मैं बात सिंक तक पहुंचाने का काम उसको हम अनलोडिंग कहते हैं। लोडिंग अनलोडिंग का मतलब समझ में आ गया होगा आपको, है ना। तो यहाँ क्या बोल रहा है कि लोडिंग ऑफ सुक्रोज की इनिबिटेड हो रही है हमारे पास सुक्रोज की लोडिंग। फर्स्टली हम क्या देखेंगे कि ये PCMBS जो है ये इनिबिट किसको कर रहा है, इनएक्टिवेट कर रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टर को, है ना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ट्रांसपोर्टर है ना। अगर हम बात करें प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी एक ट्रांसपोर्ट की तरह वर्क करती है, ये याद है। तो अगर मैं देखूं, आप अगर एपोप्लास्टिक लोडिंग की बात करें, एपोप्लास्टिक क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू क्या होता है, यहाँ पर जो भी सोल्यूट होता है वो ट्रेवल करता है ना। और सिम्प्लास्टिक पाथवे की अगर हम बात करें तो इसके लिए क्या होता है, एक चैनल की जरूरत पड़ती है। मतलब अगर हम बोले तो एक प्रकार के प्रोटीन चैनल के थ्रू क्या होता है, हमारे पास सोल्यूट का ट्रांसफर होता है। पर अगर हम बात ये जो PCMBS अगर कभी ये किसी प्रोटीन के चैनल को इनहिबिट करता है, देन हम क्या बोल सकते थे कि सिम्प्लास्टिक लोडिंग जो है हमारे पास ये एलिमिनेट हो रही है। पर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर वर्क कर रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टर के ऊपर, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है उस पर वर्क कर रहा है। तो इसलिए इसका सही जो आंसर क्या होगा कि ये एपोप्लास्टिक पाथवे को एलिमिनेट करेगा, है ना। बहुत सिम्प्लास्टिक एपोप्लास्टिक नहीं, बिल्कुल नहीं। सिम्प्लास्टिक इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ पर कोई प्रोटीन चैनल को इनहिबिट नहीं कर रहा है, क्योंकि सिम्प्लास्टिक पाथवे में जो होता है फोल्यूट की लोडिंग और अनलोडिंग जो होता है ये एक प्रोटीन चैनल के थ्रू होती है, ना। एंड फोटोसिंथेसिस रेट इज रेड्यूस, नहीं, फोटोसिंथेसिस की रेट रेड्यूस होने का कोई मतलब ही नहीं है। अगर इसने कोई लीव के कंपोनेंट्स को अगर कभी वहां पर एलिमिनेट करता है या फिर इनहिबिट करता है, देन हम फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं। पर यार फोटोसिंथेसिस का कहीं से कहीं तक मतलब नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा।
अब सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द मेजर स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एवियन गेस्टुलेशन, है ना। एवियन गेस्टुलेशन की बात करें तो हम यहाँ पर क्या किसकी बात कर रहे हैं, बर्ड्स की, है ना, बर्ड्स की। बर्ड्स के अंदर जो भी गेस्टुलेशन का प्रोसेस होता है इज अ प्रीमिटिव स्टिक। इसके अंदर प्रीमिटिव स्टिक जो होता है एक मेजर सोर्स होता है किसके लिए, डिवाइडेशन के लिए, डिवाइडिंग के लिए, है ना, कि ये क्या करता है किसी भी एम्ब्रियो को 3 लेयर्स जर्म लेयर में डिवाइड करता है। फर्स्टली जो होता है जो इंटरनल हम बोल रहे हैं प्रीमिटिव स्टिक, ये मेसोडर्म के काम करती है ना, मेसोडर्म फॉर्मेशन का काम करती है। तो फर्स्टली क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, और इसका लेक्चर मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया है। इसको मैंने एकदम डिटेल वाइज एक एक सारी सेंटेंस को अच्छे से क्लियर करा है, तो आप मेरे लेक्चर्स को बिल्कुल देखना। मैं उसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, और आई बटन पर भी आप देख लेना। द मेजर स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एवियन गेस्टुलेशन इज अ प्रिमिटिव स्ट्रिक विच बिकम द ब्लास्टोपोर लीव्स ऑफ एमनियोटिक एम्ब्रियो, है ना। मतलब क्या बोल रहा है यार, प्रीमिटिव स्ट्रिक जो है ये ब्लास्टोपोर लीव्स की तरह वर्क करती है, इसकी एमनियोटिक एम्ब्रियो की। माइग्रेशन थॉट द प्रीमिटिव स्ट्रिक का माइग्रेशन इज कंट्रोल्ड बाय FGF8। मतलब जैसे ही हमारे पास प्रीमिटिव स्ट्रिक यहाँ पर माइग्रेट होती है तो इसका माइग्रेशन जो होता है FGF8 के थ्रू कंट्रोल होता है। ऐसा क्वेश्चन में बताया गया। व्हाट वुड हैपन इफ द FGF8 प्रोटीन विच रिपल माइग्रेटिंग सेल अवे फ्रॉम स्ट्रिक एंड इज ओवर एक्सप्रेस्ड इन द प्रीमिटिव स्ट्रिक। अगर FGF8 जो होता है ये इसके माइग्रेशन को रिपल करे, मतलब जो विच रिपल माइग्रेटिंग सेल, है ना, रिपल माइग्रेटिंग सेल अवे फ्रॉम द स्ट्रिक इज ओवर एक्सप्रेस्ड इज द प्रीमिटिव स्ट्रिक, है ना। क्या बोल रहा है, FGF8 जो होता है प्रीमिटिव स्ट्रिक के फॉर्मेशन को कंट्रोल करता है, ये तो आपने देख लिया। और अगर FGF8 जो होता है रिपल कर रहा है प्रीमिटिव स्टिक की सेल को, तो क्या चेंजेस आएंगे, ये चीज को हमको देखना है। तो अगर हम इसके सेंटेंस पढ़ते हैं ना, अगर हम इसके सेंटेंस पढ़े तो यॉर्क सेक विल बी डिफॉर्म्ड, नहीं, यॉर्क सेक से इसका कोई फॉर्मेशन ही नहीं है। मतलब क्या होता है प्रीमिटिव स्टिक किसके लिए मैंने अभी बताई, 3 जर्म्स लेयर को डिवाइड करने का काम करती है। विंड सिग्नलिंग विल बी एक्टिवेटेड, हाँ विंड सिग्नलिंग एक्टिवेट होती है। जो प्रीमिटिव स्टिक का फॉर्मेशन होता है, प्रीमिटिव स्टिक जो फॉर्म होती है, अगर मैं बात करूं इसमें जो प्रीमिटिव स्टिक फॉर्म होती है, ये प्रीमिटिव स्टिक क्या करती है, विंड सिग्नलिंग के थ्रू क्या करते हैं, सेल्यूलर डांस मैकेनिज्म करती है। सेलुलर डांस मैकेनिज्म के थ्रू क्या करती है, प्रीमिटिव स्टिक का फॉर्मेशन करती है। और ये विंड सिग्नलिंग के लिए जो लिगेंड आता है हमारे पास, ये कहाँ से आता है, ये हमारे पास आता है हाइपोब्लास्ट से। जो FGF का मैं बोल रहा हूँ, FGF की जो इसको कंट्रोल कर रहा है FGF8, ये FGF8 हमारे पास कहाँ से आ रहा है प्रीमिटिव स्टिक की फॉर्मेशन के लिए, ये लिगेंड की तरह वर्क करता है, इसके लिए विंड सिग्नलिंग के लिए, है ना। तो हाइपोब्लास्ट से फॉर्मेशन होता है, आपको ये सब समझ में आ गया होगा। और इसी के थ्रू जो होता है सेलुलर डांस मैकेनिज्म शो करती है हमारे पास कौन सी, प्रीमिटिव स्टिक की सेल, एंड प्रीमिटिव स्टिक का फॉर्मेशन करती है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, विंड सिग्नलिंग विल बी एक्टिवेटेड, हाँ विंड सिग्नलिंग एक्टिवेट होगी बिकॉज क्योंकि अभी FGF जो है वो प्रेजेंट है, एंड ओरिएंटेशन ऑफ प्रीमिटिव स्टिक विल चेंज। ये सही है, ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगा बिकॉज क्यों, वहां पर रिपल कर रही है ना सेल एक दूसरे को, FGF8 के एक्सप्रेशन को रिपल कर रही है, तो यहाँ पर जो प्रीमिटिव स्टिक का जो विल चेंज हो जाएगा ना, ओरिएंटेशन हमारे पास चेंज हो जाएगा। सेल ऑफ स्ट्रिक विल नॉट फॉर्म, क्यों नहीं फॉर्म होंगे, जब हमको FGF8 का सिग्नल मिल रहा है तब प्रीमिटिव स्टिक की सेल क्यों नहीं फॉर्म होंगी। सेल जनरेट मेसोडर्म पोर्शन ऑफ द एम्ब्रियो का, मेसोडर्म ऑफ द पोर्शन एम्ब्रियो का तो फॉर्म होगा, बट इसका ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगा ना, क्योंकि अगर वहां पर FGF8 जो रिपल नहीं करता तो ये क्वेश्चन, ये आंसर सही था। गिवन बिलो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें हम, given below are possible reason of high probability of extinction of species। फर्स्टली अगर हम बोले extinction of species, स्पीशीज का जो एक्सटिंक्शन है इसके हिसाब से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। तो आपको कुछ नहीं करना था, फर्स्टली क्या देखना था, स्पीशीज का एक्सटिंक्शन। अब अगर कभी आपने लेक्चर में पढ़ा होगा जेनेटिक ड्रिफ्ट का कॉन्सेप्ट, तो जेनेटिक ड्रिफ्ट में एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम बोलते हैं माइग्रेटिंग, इसको क्या बोल रहे हैं, माइग्रेटिंग इफेक्ट। माइग्रेटिंग इफेक्ट क्या है, इसको हम बोलते हैं फाउंडर इफेक्ट।
फाउंडर इफेक्ट आपने पढ़ा होगा, फाउंडर इफेक्ट ना। जेनेटिक ड्रिफ्ट में 2 इफेक्ट होते हैं, कौन सा? एक बोटलनिक इफेक्ट, बोटलनिक इफेक्ट, और एक होता है फाउंडर इफेक्ट, है ना। तो फर्स्टली बोटलनिक इफेक्ट के अंदर तो ऐसा होता है कि एक किसी की प्रोबेबिलिटी नहीं होती है कि वो खत्म हो जाए, मतलब प्रोबेबिलिटी के बेस पे हमारे पास डिपेंड होता है ना। मतलब जैसे कि एक मैं बोलूँ, एक जो भी चींटियां है यहाँ पर इस प्लेस के ऊपर चींटियां प्रेजेंट है, अभी इन चींटियों के ऊपर एक ट्रक जो होता है आकर चले जाता है, तो इनकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि कौन सी चींटी बची है या कौन सी चींटी मर गई। मतलब एक प्रकार का बाई चांस जो भी हमारे पास इसमें चेंजेस हो रहा है, इसको हम क्या बोल रहे हैं? बोटलनिक इफेक्ट। और ये जेनेटिक ड्रिफ्ट का कॉन्सेप्ट है ना। अब मैं माइग्रेटिंग इफेक्ट में क्यों बता रहा हूँ जेनेटिक ड्रिफ्ट? माइग्रेटिंग इफेक्ट में क्या होता है कि कुछ स्पीशीज जो होती है माइग्रेट कर जाती है, मतलब एक्सटिंक्शन करती है किसी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर। एक्सटिंक्शन मतलब स्पीशीज का एक्सटिंक्शन हो रहा है। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट में फर्स्टली क्या होता है? होमोजाइगोसिटी होती है, तो इंक्रीजिंग होमोजाइगोसिटी ऑफ एलील की। अगर एक्सटिंक्शन हो रहा है वहां पर प्रोबेबिलिटी हो रही है तो होमोजाइगोसिटी ऑब्वियसली होगी, क्योंकि फाउंडर इफेक्ट का जो एक कॉन्सेप्ट है जेनेटिक ड्रिफ्ट के अंदर कि यहाँ पर होमोजाइगोसिटी बढ़ती है ना। ये तो सही है। इंक्रीजिंग हेटेरोजाइगोसिटी ऑफ एलील नहीं, बिल्कुल नहीं। डिक्रीजिंग द पॉपुलेशन साइज ऑब्वियसली। जेनेटिक ड्रिफ्ट का और एक जो हम बोलते हैं कैरेक्टराइज होता है कि इसके अंदर जो पॉपुलेशन की साइज होती है वो डिक्रीजिंग होती है। इंक्रीजिंग द डेमोग्राफिक स्टोचेस्टिसिटी, ये सही है बिल्कुल, कि जो डेमोग्राफिक हमारे पास जो डेमोग्राफिक चेंज होता है उसके कारण, जैसे कि यहाँ पर स्पीशीज जो थी ये कुछ एक एरिया में थी, जैसे कि यहाँ एक्सटिंक्शन हो गया दूसरे एरिया में गई, तो यहाँ पर जो इन्वायरमेंटल डेमोग्राफिक चेंज हुआ है इसके हिसाब से भी जेनेटिक ड्रिफ्ट पॉसिबल होती है। तो ये तीनों जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, प्लेस्टेस्टीन जोन in the phylogenetic tree refer to the region of tree space where। अब phylogenetic tree जो क्या रिफर करती है? फर्स्टली अगर हम देखें तो phylogenetic tree जो होती है फॉर्म होती है किसके बेस पर? पार्सिमोनी लॉ के बेस पर। पार्सिमोनी लॉ मतलब क्या होता है कि एक ऐसा लॉ जो इजीली फॉर्म हो जाए, कोई भी चीज अगर इजीली, जैसे कि मैं एक एग्जांपल अगर आपको दूं एग्जांपल, तो एग्जांपल के थ्रू अगर यहाँ पर एक पॉन्ड है, ये क्या है? पॉन्ड है। ये पॉन्ड में यहाँ से एक तो टू फैसिलिटी है इसके अंदर। फर्स्टली एक यहाँ पर जो ब्रिज बनाए है ना, और सेकंड की यहाँ से तुमको स्विमिंग करते करते जाना है, तो तुम कौन सी पॉसिबिलिटी को चॉइस करोगे? फर्स्टली यही ना कि तुम यहाँ से एकदम ब्रिज से जाना पसंद करोगे क्योंकि ये इजीली वे है। तो इसको हम क्या बोलते हैं कि अगर हमने जो इजी वे को चूज करना, मतलब उसके हिसाब से अगर किसी भी ट्री का फॉर्मेशन करना जो कि इवोल्यूशन को दर्शाती है, तो हम इसको क्या बोलते हैं? पार्सिमोनी लॉ। तो जो हमारे पास फाइलोजेनेटिक ट्री फॉर्म होता है पार्सिमोनी लॉ के थ्रू बनता है। लॉस ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ ब्लड इन एन इंडिविजुअल, मतलब यहाँ पर क्या क्वेश्चन बता रहा है? लॉस ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ ब्लड का लॉस हो रहा है इंडिविजुअल ड्यू टू द हेमरेजिक प्रोवेक्स मैनी physiological change which are compensatory and decompensatory in nature। फर्स्टली यहाँ पर तो तुमको ये चीज समझना थी कि क्या क्या पूछा गया है कि यहाँ पर लॉस ऑफ ब्लड का लॉस हुआ, क्यों लॉस हुआ है? अगर कभी हम देखें कि किसी एक ह्यूमन बॉडी की अगर हम बात करें, जैसे लाइक अगर कभी हम उसके हैंड की बात करें, है ना, ये एक हैंड है, इस टाइप से हैंड है, अगर कभी इसके हैंड का कट हो जाता है, यहां से अगर हम बोले इसका हैंड कट हो जाता है, 2 मिनट, है ना, अगर मैं यहां से बोलूं कि इसका हैंड यहां से कट हो गया तो उसका हैंड का स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? इस टाइप से, है ना। यहां से तो कट हो गया, अब यहां से क्या होगा? ब्लड जो होती है ब्लडिंग होगी इस टाइप से, ये क्या है? ब्लड। अब ब्लडिंग होंगी तो ब्लडिंग होने के बाद में क्या है यहाँ पर एक चेंजेस बताने की, डीकम्पनसेंट्री चेंजेस, मतलब वो चेंजेस कि वो नहीं होते इन कंपनसेंट्री चेंजेस के। हाँ, अगर ऐसा ब्लड लॉस हो रहा है तो बॉडी में क्या क्या चेंजेस होते हैं? द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब फ्यू कंपनसेंट्री और डिकम्पनसेंट्री मैकेनिज्म ऑपरेट इन दिस कंडीशन, है ना। फर्स्टली हमने इतना क्वेश्चन पढ़ लिया, हमको समझ में आ गया। अब देन हमको ये चीज देखनी है कि इन्होंने पूछा क्या है। यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया, क्वेश्चन हम समझ गए, पूछा क्या है। चूज द ऑप्शन डिस्क्राइबिंग ओनली द डिकम्पनसेटरी मैकेनिज्म। हमको वो मैकेनिज्म बतानी है जो डिकम्पनसेटरी हो, मतलब वो मैकेनिज्म जो नहीं होती हो,
ये गलत भी हो, मतलब एक प्रकार का हम बोल सकते हैं कि गलत स्टेटमेंट्स को बताना है हमको, रॉन्ग स्टेटमेंट्स को। तो हम पढ़ते हैं द पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर आर स्टिमुलेटेड। हाँ, पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर जो होते हैं हमारे पास, ये पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर, कीमोरिसेप्टर मतलब केमिकल्स के अकॉर्डिंग जो रिसेप्टर्स होते हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे, स्टिमुलेट हो जाएंगे। ऑब्वियसली कि अगर कभी हमारे पास ब्लड लॉस हो रहा है तो हमारे पास सिग्नलिंग प्रोसेस तो चलेगी बॉडी के अंदर, इसकी मतलब माइंड को एकदम जो प्रेशर आता है, एकदम से जैसे ब्लड लॉस होता है तो माइंड के ऊपर प्रेशर आता है, तो उस प्रेशर को स्टेबलाइज करने के लिए हमारे पास कीमोरिसेप्टर या स्टिमुलेटिंग तो प्रोसेस तो होगी। देन तो कीमोरिसेप्टर जो स्टिमुलेट हो रहा है, बिल्कुल राइट आंसर है। व्हेन एरिट्रियल ब्लड प्रेशर इज रेड्यूस, स्टिमुलेशन के थ्रू क्या कर रहा है हमारे पास जो आर्टरी का ब्लड प्रेशर है, फर्स्टली ये किसके वजह से हो रहा है, व्हेन कब, जब हमारे पास आर्टरी का ब्लड प्रेशर रेड्यूस हो रहा है बिलो 60 mmHg ड्यू टू द ब्लड लॉस। अब मेरे को ये बताओ, अगर ब्लड लॉस होगा तो जो हमारे पास आर्टरी है, आर्टरीज के अंदर जो ब्लड प्रेजेंट है उसका ब्लड प्रेशर कम होगा। बिकॉज क्यों कम होगा, क्योंकि ब्लड का वॉल्यूम कम होगा, हमारे पास ब्लड तो जो लॉस होते जा रहा है ना, ब्लड का वॉल्यूम कम होगा तो ब्लड लॉस हो जाएगा। ब्लड लॉस होने के कारण क्या होगा, हमारे पास प्रेशर भी लॉस होगा। तो इस लॉस होने के कारण हमारे पास कीमोटैक्टिक जो स्टिमुलेशन होगा वो तो प्रेजेंट होगा ना, बिकॉज क्योंकि जैसे हमारे पास ब्लड लॉस होता है तो माइंड के ऊपर एक प्रेशर जनरेट होता है, प्रेशर जनरेट होने के कारण जैसे कि एकदम चक्कर आना, ये सब चीजें होती है। तो इसको कम करने के लिए, स्टेबलाइज करने के लिए जो होता है ये सारी स्टिमुलेशन प्रोसेस होती है। तो ये बिल्कुल सही है, राइट आंसर है। एंड देन नेक्स्ट अगर पढ़े हम कार्डियोवेस्कुलर सेंटर, जो हमारे पास कार्डियोवेस्कुलर सेंटर मतलब जो हार्ट का जो वेस्कुलर सेंटर है इन द ब्रेन, ब्रेन के अंदर स्टेम बिकम डिप्रेस्ड। बिकॉज क्यों डिप्रेस्ड होगा, बेसिकली क्या होता है ना, जैसे कि अगर हमारे पास एक घर में, जैसे मैंने बताया इस बंदे के हाथ कट गया है, तो क्या होगा कि इसको स्टेबल करने के लिए सामने वाला घबराएगा, तो उसको स्टेबल करने के लिए अगर आजू बाजू के जो पर्सन्स हो गए उसको एकदम स्टेबलाइज कंडीशन, अरे कुछ नहीं होगा ये वो, मतलब स्टेबलाइज कर रहे, तो उसी तरीके से क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर भी ऐसे स्टिमुलेशंस प्रेजेंट होते हैं जो कि किसी भी ब्रेन के स्टेम को डिप्रेस नहीं होने देते। मतलब डिप्रेस्ड कंडीशन में होने के बाद में क्या होगा, ब्रेन डिप्रेस्ड हो जाएगा। मैंने अभी आपको क्या बताया कि स्टिमुलेशन तो एक्टिवेट हो गए ना, सप्रेस हो गए ना कि डिप्रेस्ड हो गए। बिकॉज क्योंकि हमको ये ब्लड के लॉस होने के कारण जो बॉडी का फ्लक्चुएशन हुआ है, ब्रेन के ऊपर प्रेशर आया, उसको स्टेबलाइज करना है। तो बॉडी के अंदर चेंजेस होते हैं कि जो भी हमारे पास स्टिमुलेशन होते हैं एक्टिवेटेड होते हैं। तो कार्डियोवेस्कुलर सेंटर इन द ब्रेन स्टेम बिकम एक्टिवेट, सप्रेस्ड हो गए ना कि डिप्रेस्ड इन द सर्व ऑफ हाइपोटेंशन ड्यू टू ब्लड लॉस। हाइपोटेंशन क्यों होगा, क्योंकि हमारा ब्लड लॉस हो चुका है ना। जब हमारे पास ब्लड का प्रेशर ज्यादा बढ़ेगा तो उसको हम हाइपरटेंशन बोलते हैं, पर हमारे पास ब्लड लॉस हो चुका है तो ब्लड लॉस होने के कारण हमारे पास प्रेशर कम हो गया तो इसको हाइपरटेंशन बोलेंगे ना। तो आपको समझ में आ गया, यहाँ पर डिप्रेस की जगह यहाँ पर मतलब बोल सकते हैं हम रिप्रेस होना चाहिए, सॉरी रिप्रेस बोल रहा हूँ, मतलब एक्टिवेटेड होना चाहिए, डिप्रेस नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये तो गलत हो गया, स्टेटमेंट गलत हो गया। तो हमको क्या बताना है, हमारा डिकम्पनसेटरी स्टेटमेंट। तो ये तो हमारे ये स्टेटमेंट के हिसाब से गलत है, पर ये यहाँ पर सही है। तो बी अगर हमने देखा तो बी हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट भी है, सेकंड स्टेटमेंट भी है। तो ए तो हमारे पास बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये एक कंपनसेटरी मैकेनिज्म है ना। तो हाँ, ये स्टिमुलेशन होता है, तो इसके हिसाब से हमारे पास सेकंड क्वेश्चन सही, सेकंड आंसर सही हुआ, है ना। इतना ईजी था क्वेश्चन, पर फिर भी मैं आपको सारी स्टेटमेंट को पढ़ के एकदम अच्छे से समझाता हूँ कि द मोनोन्यूक्लियर फेगोसाइटिक सिस्टम बिकम डिप्रेस्ड। अब मोनोन्यूक्लियर फेगोसाइटिक सिस्टम, फेगोसाइटिक किसके लिए होती है, मतलब सेल के डिसरप्शन के लिए होती है। हमारे पास सेल डिसरप्चर होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, फेगोसाइटिक, है ना। सिस्टम बिकम डिप्रेस्ड ड्यूरिंग द कॉज ऑफ हेमोरेजिक हाइपोटेंशन, है ना। तो यहाँ पर फेगोसाइटिक सिस्टम जो है वह डिप्रेस्ड हो जाएगा। क्यों डिप्रेस्ड हो जाएगा, कि फेगोसाइटिक जो है, अगर कभी वहां पर फेगोसाइटिक सिस्टम जो है डिप्रेस हो जाएगा। क्यों डिप्रेस हो जाएगा भाई, डिप्रेस नहीं होना चाहिए ना, एक्टिवेट होना चाहिए। क्यों एक्टिवेट होना चाहिए, मैं तुमको बता रहा हूँ कि यहाँ पर मैंने बताया है कि ये हैंड हमारे पास कट हो गया, कट हुआ, यहाँ से ब्लड लॉस हो रहा है, ब्लड लॉस हो रहा है। फर्स्टली मैंने अगर अपने इम्यून सिस्टम के अंदर एक चीज पढ़ी होगी, तो एक कट प्रेजेंट, अगर हमारी बॉडी के अंदर कहीं भी कट आ जाता है, देन इस कट से क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या आउटर इन्वायरमेंट के जो इफेक्टिव पार्टिकल्स होते हैं ये बॉडी के अंदर इंटर करते हैं। बिकॉज क्योंकि इनको इंटर करने के लिए एक यही प्लेस है ब्लड में, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से इंटर करने के लिए।
तो अगर मैं बता रहा हूँ कि ब्लड हैंड हमारे पास कट हो चुका है, ब्लड लॉस हो रहा है, तो वहां से आप अगर हम बोल सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की इंटर बढ़ेगा नहीं। अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इंटर बढ़ेगा तो जो हमारे पास मैक्रोफेज सेल है उसकी फेगोसाइटिक एक्टिविटी बढ़ेगी नहीं, तो क्या होगी, डिप्रेस होगी क्या, बिल्कुल डिप्रेस नहीं होगी, एक्टिवेटेड होगी ना। तो यहाँ पर सब एक्टिवेटेड होगी बिकॉज क्योंकि हैंड कट होने के बाद में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कंसंट्रेशन बढ़ेगा बॉडी में, ब्लड के अंदर कंटामिनेशन बढ़ेगा। तो उस कंटामिनेशन को कम करने के लिए बॉडी में जो इम्यून सिस्टम है उनके अंदर मैक्रोफेज सेल और जो भी डिफरेंट इम्यूनोजेनिक सेल है उसमें फेगोसाइटिक सिस्टम बढ़ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर डिप्रेस्ड का बिल्कुल कॉन्सेप्ट गलत है। तो ये इसलिए दो स्टेटमेंट सही होंगे हमारे पास, क्यों, क्योंकि डिकम्पनसेंट्री ऐसी कोई मैकेनिज्म वहां पर प्रेजेंट नहीं होती। अगर हम नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़े, नेक्स्ट स्टेटमेंट मैं क्लीन कर देता हूं, आपको सारी चीजें बिल्कुल बेसिकली अच्छे से सिंपली वर्ड से मैं समझा रहा हूँ, क्योंकि इन क्वेश्चंस को है ना इसी तरीके से प्रैक्टिकली हैंडल करना पड़ता है, तभी हम क्या करते हैं इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझ पाएंगे। द रेनिन इज सिक्रेटेड फ्रॉम द जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस इन द हेमोरेजिक हाइपोटेंशन, दिस आर द ट्रू। क्या होता है कि हमारे पास जो डिस्टिलेट कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल जो होती है, ये हमारे पास जो बोमन कैप्सूल के पास में इस टाइप से, ये हमारे पास बोमन कैप्सूल है इस टाइप से, तो जो डिस्टिल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल होती है, प्रोक्सोमिल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, है ना, ठीक असेंडिंग लीप, थीन असेंडिंग लीप ऑफ हेनले, है ना, फिर उसके बाद डिसेंडिंग असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, है ना, इस टाइप से भी डिस्टिलेट कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल जो होती है ऐसी घूम कर इस टाइप से आती है ना, इस टाइप से। तो यहाँ पर क्या होता है, ये कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर यहाँ पर जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल होती है, और ये जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल क्या करती है, रेनिन का सिक्रेशन करती है। रेनिन क्यों, रेनिन इसलिए कि ये वाटर का ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन कर सके, किससे, हमारे यूरिन से वाटर के एब्जॉर्प्शन कर सके। और जो वाटर का हमने बोल 70% एब्जॉर्प्शन किसके थ्रू होता है, प्रोक्सोमिल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के थ्रू होता है ना। और अगर कभी यहाँ पर एब्जॉर्प्शन फिर भी डाइल्यूटेड हो रहा है तो डिस्टिल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल से एब्जॉर्प्शन कराने के लिए यहाँ पर रेनिन का सिक्रेशन ज्यादा होता है। रेनिन का सिक्रेशन ज्यादा होता है तो हमारे पास क्या होता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा, वाटर का एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा तो हमारे पास ब्लड का जो सब प्रेशर डिक्रीज हुआ, किसके कारण, ब्लड लॉस के कारण। तो ब्लड में वाटर जो मिक्स होकर ब्लड का प्रेशर मेंटेन करने की कोशिश करेगी। देन रेनिन जो होता है, रेनिन के थ्रू क्या करता है, कॉन्ट्रेक्शन भी प्रेजेंट होता है, कॉन्ट्रेक्शन क्यों, कि हमारे पास जहाँ ब्लड वेसल्स का इतना स्पेस है तो वहाँ स्पेस इतना ना होते हुए इस टाइप से कॉन्ट्रेक्शन हो जाता है। कॉन्ट्रेक्शन होने के बाद में क्या होगा, इन ब्लड का प्रेशर जो होगा बढ़ जाएगा। ब्लड प्रेशर बढ़ने के कारण क्या होगा, हमारे पास ब्लड का जो प्रेशर कंसंट्रेशन है ये स्टेबलाइज हो जाएगा। तो इसको स्टेबलाइज करने के लिए यहाँ पर रेनिन का सिक्रेशन जो होता है मेनली प्रेजेंट होता है ना। तो ये तो स्टेटमेंट सही है ना। देन कंसिडर क्वांटिटी ऑफ इंटेस्टाइनल फ्लूइड में बी ड्रॉन इनटू सर्कुलेशन ड्यू टू लोअर हाइपोस्टैटिक प्रेशर एंड कैपिलरीज फ्रॉम द ब्लड लॉस। मैंने आपको अभी बताया ऊपर कि इसके अंदर वाटर का एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा, तो इससे क्या होता है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो होता है हमारे पास बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, क्योंकि इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा ब्लड का हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो होता है कम होगा, क्योंकि हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर अगर ज्यादा बढ़ता है तो क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है ना। ब्लड का फिल्ट्रेशन होगा तो वाटर का ज्यादा से ज्यादा रिमूवल होगा, तो इसको रिमूवल को कम करने के लिए हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर को कम करना पड़ेगा, है ना। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कम होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर जो हमारे पास होता है ये बढ़ता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसकी सारी स्टेटमेंट कैसे, मैंने एक एक स्टेटमेंट को आपको अच्छे से समझाया, तो ऑब्वियसली आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो गिवन बिलो इज अ लिस्ट ऑफ नेचुरल डिस्टर्बेंस, अगर नेचर की कोई डिस्टर्बेंस हो रही है तो उसको हमको बताना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ डिस्टर्बेंस कैन एट्रीब्यूट टू द ग्लोबल वार्मिंग। अब फर्स्टली ग्लोबल वार्मिंग के लिए क्या क्या रिस्पॉन्सिबल है, तो कोरल ब्लीचिंग कब होती है, जब CO2 कंसंट्रेशन जो इन्वायरमेंट में बढ़ता है तो कोरल ब्लीचिंग होती है ना। राइसिंग ऑफ सी लेवल बढ़ेगा बिकॉज क्योंकि जो ग्लेशियर की हमारे पास बर्फ है वो बर्फ हाइका, जैसे कोरल ब्लीचिंग होगी, कोरल ब्लीचिंग के कारण क्या होगा, एटमॉस्फेरिक जो टेम्परेचर है हमारे पास बढ़ेगा, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो हमारे पास ग्लेशियर्स की जो बर्फ है उस बर्फ को क्या करेगी, पिघलेगी, और पिघलने के कारण हमारे पास राइजिंग द सी लेवल हमारा बढ़ेगा। शिफ्टिंग इन द स्पीशीज डिस्ट्रीब्यूशन, दिस आर द ट्रू, तो ये भी सही है। स्पीशीज का डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा उस एरिया से शिफ्ट हो गया बिकॉज क्योंकि क्या होता है यहाँ पर बाढ़ की कंडीशन जो होती है, जैसे सी लेवल जो हमारा बढ़ रहा है, बढ़ने के कारण क्या होगी यहाँ पर जो आसपास के प्रदेशों के अंदर क्या होगा,
ये जंगली इलाकों में सी का बाढ़ बाढ़ जैसी समस्या हो गया, बाढ़ जैसी समस्या होने के कारण क्या आ गया है, स्पीशीज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मतलब एक प्लेस से दूसरी प्लेस में डिस्ट्रीब्यूशन होगा। लोअर सी लेवल बिल्कुल नहीं, इंक्रीजिंग द ग्लेशियर शीट नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि डिक्रीज ही होगी। मैंने सारी चीजें आपको अच्छे से बताई, तो आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन रेगुलेटिंग द क्वांटिटी ऑफ एंजाइम, एंजाइम की क्वांटिटी को रेगुलेट करना है। इट्स डिग्रेडेड बाय प्ले द पिवोटल रोल, फॉलोइंग स्टेटमेंट आर मेड टू रिप्रेजेंट द डिग्रेडेशन ऑफ एंजाइम इन द 26 प्रोटियोसोम। अभी क्या होता है, 26 प्रोटियोसोम एक प्रकार का डिग्रेडेटिंग क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। और ये कॉम्प्लेक्स क्या होता है, कॉम्प्लेक्स किसके थ्रू किसी भी पहचानता है, यूबी क्यूटिनाइजेशन के थ्रू, है ना। यूबी क्यूटिनाइजेट कर लेता है किसी भी टारगेट मॉलिक्यूल्स के ऊपर और उसको क्या करता है, डिग्रेड कर देता है। तो अगर हम बात करें इसकी एक्टिव साइट पर, तो इसका फर्स्टली क्या होता है, स्ट्रक्चर की अगर हम बात करूं तो इस प्रकार से 90 केप जो होते हैं हमारे पास, 90 केप, यहाँ पर भी 90 केप और ये 20 केप होता है, इंटरनल साइड पर प्रेजेंट होता है। इसके पास एक्टिव साइट भी प्रेजेंट होती है। और ये एक्टिव साइट क्यों, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही हमारे पास जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है यहाँ पर आके जुड़ती है, देन ये एक्टिव साइट से जुड़कर यहाँ पर कैटालिटिक साइड भी इंटरनल प्रेजेंट होती है, मतलब 20 केप में भी। यहाँ पर कैटालिटिक साइड यहाँ से कट होते होते ये बाहर निकलते हैं ना। तो अगर हम देखें द एक्टिव साइट ऑफ प्रोटियोलाइटिक सब यूनिट फेस एक्सटीरियर नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने अभी बताया आपको कि इंटरनल साइड पर होती है। The active site of proteolytic subunit face interior of the proteasome cylinder. These are the true. Degradating enzyme are treated to the exterior of the proteasome and by covalent attachment of one of the more of the molecule ubiquitination. नहीं, यहाँ पर मैंने बताया है कि इंटरनल साइट के ऊपर ही देखो, जहां पर अगर मैं एक बात बता रहा हूँ, अगर किसी चीज को हमको काटना है, अगर हमारे पास कैंची प्रेजेंट है, तो मेरे को एक बात बताओ, कैंची के पास में ही तुम अगर किसी चीज को रख के काटोगे ना, कि यहाँ कैंची रख रहे हो और यहाँ पर कागज रख के काट, यहाँ पर कैंची चलाओगे तो ये कागज कट जाएगा, नहीं। तो इसी तरीके से जहां पर कैटालाइटिंग एक्टिविटी होती है वहीं पर अगर आकर कोई भी टारगेट मॉलिक्यूल अगर बाइंड कर रहा है, तो वहीं पर डिग्रेडेटिंग या फिर मतलब बाइंड करने की कैपेबिलिटी भी वहीं पे होनी चाहिए ना, वही इसीलिए तो वहां पर कैटालाइटिक या फिर क्लीवेज प्रेजेंट होगा। तो इसीलिए मैं क्या बोल रहा हूँ, डिग्रेडेटिंग एंजाइम आर ट्रीटेड इंटीरियर ऑफ द प्रोटियोसोम बाय कोवलेंट अटैचमेंट। तो यहाँ पर अटैचमेंट भी कोवलेंट टाइप का, मतलब जहां से हमको किसी चीज को अगर काटना है, क्लीव करना है, तो उस चीज को यहाँ पर पकड़ के रखना पड़ेगा कोवलेंट नेचर से। तो ये प्रोक्रिएटिव डिग्रेडेशन भी जो होता है इंटरनल साइट पे ही होता है। अब अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन है, CGMP इज प्रोड्यूस्ड फॉर्म GTP, मतलब CGMP जो होती है प्रोड्यूस्ड हो रही है GTP के फॉर्म में बाय द एंजाइम ग्वानुलेट साइक्लेज विच एग्जिस्ट इन द सोल्यूबल एंड मेम्ब्रेन बाउंडेड फॉर्म, है ना। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर, GTP जो होती है ये सोल्यूबल फॉर्म में भी और मेम्ब्रेन बाउंडेड फॉर्म में भी क्या हो रही है, फॉर्म हो रही है। एंड फॉलोइंग स्टेटमेंट आर मेड रिलेटेड टू द सिग्नलिंग मॉलिक्यूल आर एसोसिएटेड विद द CGMP सिग्नलिंग कैस्केड। तो हमको यहाँ बताना है CGMP से रिलेटेड कौन सा कैस्केड ट्रू है। तो एट्रियल नेट्रियोटिक फैक्टर, एट्रियल नेट्रियोटिक फैक्टर किसके लिए होता है, तो ये मैंने जो ऊपर अभी पढ़ा है रेनिन का बारे में, तो रेनिन का बिल्कुल अगेंस्ट है, अपोजिट वर्ड है। रेनिन क्या कर रहा है, ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का काम कर रहा है ना। पर एट्रियल नेट्रियोटिक फैक्टर जो होता है, एट्रियल नेट्रियोटिक फैक्टर ये क्या करता है, ब्लड प्रेशर को कम करने का काम करता है ना, मतलब वेसोडाइलेशन को बढ़ाता है। ये कॉन्ट्रैक्शन को जो होता है, कॉन्ट्रैक्शन को इनहिबिट करता है, किसको, कॉन्ट्रैक्शन को, है ना। तो एट्रियल नेट्रियोटिक फैक्टर कॉज नेट्रियोसिस एंड डायूरेसिस बिकॉज दिस आर द ट्रू। क्या होगा, डायूरेसिस होगा। डायूरेसिस क्या मतलब क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा वाटर का लॉस किसके द्वारा, किडनी के द्वारा, बाय इंटरेक्टिंग विद द मेम्ब्रेन बाउंड फॉर्म ऑफ द ग्वानुलेट साइक्लेज। तो ये बिल्कुल सही है कि ग्वानुलेट साइक्लेज क्या होता है, उसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड फॉर्म में होता है, इसलिए यहाँ पर जो भी डायूरेसिस फॉर्म होती है ना। नाइट्रोग्लाइसरीन कॉज स्मूथ मसल्स रिलैक्सेशन एंड वेसोडाइलेशन बाय इंटरेक्टिंग विद द सोल्यूबल फॉर्म ऑफ द ग्वानुलेट साइक्लेज। तो ये भी बिल्कुल सही है कि नाइट्रोग्लाइसरीन क्या होता है, ये स्मूथ मसल्स के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, सोल्यूबल फॉर्म में प्रेजेंट होता है, इसलिए हमारे पास आंसर क्या हुआ, A एंड B है ना। बाकी ये इसके अगेंस्ट जो भी स्टेटमेंट दी हुई है, गिवन बिलो आर स्टेटमेंट रिलेटेड टू द DNA रेप्लिकेशन। अब जो DNA रेप्लिकेशंस के लिए हमको कोई भी स्टेटमेंट को प्रूफ करना है, अ रेप्लिकेशन इन द यूकैरियोटिक क्रोमोसोम
form origins in the initiated multiple time in each cell cycle, initiated only once in the rich cell cycle origin the bacterial chromosome। मतलब ये क्या बोल रहा है कि बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स के अंदर ओनली वन टाइम पर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन मतलब एक्टिवेटेड होता है, पर अगर हम बात करें यूकैरियोटिक की तो यूकैरियोटिक में मल्टीपल टाइम होता है। तो ये तो बिल्कुल अपोजिट स्टेटमेंट है कि क्या होता है यूकैरियोटिक में ओनली वन टाइम पर मतलब एक टाइम पर एक ही रिएक्शन होगी ना, पर ओरिजिन बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स के अंदर क्या होता है यहाँ पर मल्टीपल टाइम के अंदर होता है। बिकॉज क्यों मल्टीपल टाइम के अंदर होता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है जैसे एमआरएनए बन जाता है, तो एमआरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन होने पर यह मल्टीपल राइबोसोम्स बाइंड हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पर प्रोटीन का ट्रांसलेशन वो मल्टीपल टाइम पर होता है। पर यूकैरियोटिक की बात करें तो यहाँ पर एक ही जीन के ट्रांसलेशन के लिए ओनली एक राइबोसोम प्रेजेंट होता है और इसी प्रोटीन को कंप्लीट करता है, क्योंकि यहाँ पर एक स्टेबल रिएक्शन मतलब एक स्टेबल नरिशमेंट भी प्रोवाइड होता है ना हमको। बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स की जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है वहां पर तो मल्टीपल टाइम प्रेजेंट होगा ना, मतलब वहां पर हमारे पास नरिशमेंट सबसे ज्यादा है, न्यूट्रिएंट हमारे पास सबसे ज्यादा है। तो ये बिल्कुल अपोजिट स्टेटमेंट, तो इसलिए गलत हो गया स्टेटमेंट, है ना, ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई। एंड बी स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो बी स्टेटमेंट क्या होती है, बी स्टेटमेंट इम्प्रॉपर री इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन। अगर री इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन का इम्प्रॉपर हुआ इन अ यू बैक्टीरिया क्रोमोसोम इज अ प्रिवेंटेड बाय हेमीमिथाइलेशन स्टेट ऑफ बैक्टीरियल ओरिजिन। तो ये बिल्कुल सही है कि क्या होता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का ओरिजिन जो होता है होलो मिथाइलेशन पर प्रेजेंट होता है। मतलब अगर दोनों स्ट्रैंड मिथाइलेटेड हो तो वहां पर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन मतलब रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है ना। अगर कभी यहाँ पर एक भी मतलब कोई भी रीइनिशिएशन में अगर प्रिवेंशन आ गया, कहीं प्रकार का कोई म्यूटेशन आ गया, फ्लक्चुएशन हो गया, तो यहाँ पर हेमीमिथाइलेटेड साइट से मतलब हेमीमिथाइलेशन करके भी किसी बैक्टीरियल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को रेगुलेट किया जा सकता है। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। एंड डीएनए पॉलीमरेज थर्ड is a major replication polymerase responsible for de novo synthesis of both leading and lagging strand of the DNA in the E. coli। तो बिल्कुल सही है ना। फर्स्टली अगर हम देखें डी नोवो सिंथेसिस क्या होता है, डी नोवो सिंथेसिस हमारे पास क्या होता है, जैसे कि ओल्ड हमारे पास एक होता है साल्वेज पाथवे और डी नोवो मतलब क्या होता है, जैसे ओल्ड हमारे पास कोई भी न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं तो उससे हम न्यू डीएनए का फॉर्मेशन कर सकते हैं। पर यहाँ पर साल्वेज पाथवे साल्वेज पाथवे में क्या होता है, एमिनो एसिड इसके थ्रू जो होता है डीएनए का फॉर्मेशन होता है। एमिनो एसिड से हमारे पास न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन होता है फर्स्टली, और फिर डीएनए का मतलब न्यूली फॉर्म डीएनए से न्यूली फॉर्म न्यूक्लियोटाइड से डीएनए का फॉर्म होता है। पर यहाँ ओल्ड न्यूक्लियोटाइड जो फॉर्म हुए हैं उनसे भी डीएनए का न्यूक्लियोटाइड फॉर्म हो सकता है, डीएनए फॉर्म हो सकता है ना। मतलब डीएनए सिंथेसिस की है टू डिफरेंट मैकेनिज्म है। सो डीएनए सिंथेसिस की भी नहीं बोल सकते हम, एक प्रकार के हम बोल सकते हैं न्यूक्लियोटाइड के सिंथेसिस की, है ना। तो रिकॉइलिंग मोड ऑफ रेप्लिकेशंस प्रोड्यूस द मल्टीपल यूनिट ऑफ द ओरिजिन मॉलिक्यूल, है ना। तो ये बिल्कुल सही है कि जो मैंने अभी बताया मल्टीपल यूनिट्स बताते हैं बैक्टीरियल क्रोमोसोम के अंदर, तो इसके लिए आंसर क्या हुआ, इसका ओनली ए राइट क्वेश्चन होगा। तो मैं अपना लेक्चर यही खत्म करता हूँ। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगे, अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा लगा तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक करें और मेरे वीडियो को शेयर करें, तो जिससे कि क्या हो सके, और कमेंट जरूर करें जिससे कि अगर कोई भी आपको कॉन्सेप्ट समझना हो तो प्लीज मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, मैं उसको अपनी लैंग्वेज में बिल्कुल बेसिकली वे में आपको क्लियरली समझाने की कोशिश करूंगा। तो थैंक यू। तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें।